राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। सो टुडे इज़ डे 30 ऑफ आवर टारगेट PGIMS सीरीज़, जिसमें हम डेली 30 MCQs प्रैक्टिस करते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के, और 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट हम सॉल्व करते हैं। एंड आई होप आप ये सीरीज़ कंप्लीट देख रहे होगे। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो इट मीन्स आप डे 30 तक पहुंच चुके हो, और अब तक आपने 30 वीडियो सीरियसली देखी हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं इस सीरीज़ में। ठीक है। अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार डाउट्स कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि दी टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दो, टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दो। तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में भी बता दूंगी आपको लास्ट तक। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आज के, साथ ही में मैं बीच में आपको उस टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी बताऊंगी कि किस तरह क्या रहने वाला है टेस्ट सीरीज़ का। ठीक है। उसके साथ ही बहुत सारे मैंने पिछली वीडियो में बोला था, जैसे कि मैं अभी ये 30 डेज़ की वीडियोस कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट जो वो रहने वाली है प्लेलिस्ट में, मैंने आपको बोला था मैं अरेंज कर दूंगी कि जो सीरीज़ में आपको क्वेश्चन करने चाहिए, मीन्स जो वीडियोस आपको करके जानी चाहिए एग्ज़ाम से पहले, वो भी अरेंज कर दूंगी। ठीक है। तो ये जो टारगेट PGIMS वाली सीरीज़ है ना, जैसे ही आप चैनल ओपन करते हो तो ऊपर प्लेलिस्ट में जाओगे तो टारगेट PGIMS वाली सीरीज़ है सबसे ऊपर। ठीक है। तो आपको बस उस पर क्लिक करना है 30 डेज़ वाली पे। उसके अंदर ही इस वीडियो को अपलोड होने के बाद कुछ ही घंटों में सारी सीरीज़ में जो वीडियो आपको करनी चाहिए वो सब अरेंज हो जाएगी। ठीक है। तो उस सीरीज़ में जितनी भी वीडियोज़ मैं डालने वाली हूँ वो सीरीज़ कंप्लीट कर लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का कुछ डाउट रहता है वो कमेंट्स में पूछ लेना। ये डे 30 की वीडियोस कंप्लीट होने के बाद हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको जल्दी ही बता दूंगी। ठीक है। अभी और बाकी प्रिपरेशन करते रहो। अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना कहीं भी, किसी भी चीज़ में। लाइक स्ट्रेस भी लेना भी टाइम वेस्ट है। अभी अगर तुम ये ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो रिजल्ट क्या होगा, ये सब क्या होगा, तो ये सब कुछ छोड़ के अभी सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है, दैट इज़ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में मैंने तुम्हें बताया हुआ 3 चीज़ों पर मेन फोकस करना है। फर्स्ट इज़ सिलेबस, सेकेंड इज़ रिविज़न एंड थर्ड इज़ टेस्ट। ठीक है। ये 3 चीज़ ही हैं जो जिन पे आपको मेन फोकस रखना है। तीनों चीज़ें अच्छे से कर लेना। ठीक है। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस पूरा हो गया होगा, रिवीजन कर लेना। टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। जितनी टेस्ट, ये जितनी भी प्लेलिस्ट में मैं क्वेश्चंस अरेंज करने वाली हूँ, वीडियोस अरेंज करने वाली हूँ, वो सारी कंप्लीट करके चले जाना। ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस दिख जाएंगे आपको इनमें से। देखो, सबसे पहले हम करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस। मैं तुम्हें एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर तुम आज डे 30 तक आए हो, डे 30 की वीडियो तुमने कंप्लीट की है, तो तुम ये जो एग्ज़ाम्स देने वाले हैं ना स्टूडेंट्स, उन बहुत सारे स्टूडेंट्स से आगे निकल चुके हो। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने डे 30 तक वीडियोज़ कर ली है। डे 30 तक मीन्स तुमने 900 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है। जो क्वेश्चंस कम नहीं है। अगर तुमने इन 900 क्वेश्चंस को सीरियसली किया होगा, कॉन्सेप्ट समझे होंगे, 900 से एक्स्ट्रा ही है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कई वीडियोस ऐसी हैं जिनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले हैं। मीन्स 20 क्वेश्चंस भी डाले हैं वीडियोस में और 15 क्वेश्चंस भी डाले हैं बहुत सारी वीडियोस में। ठीक है। तो मीन्स तुम अप्रोक्स 1000 क्वेश्चंस तो तुम कर चुके हो। ठीक है। तो अभी खुद को बिल्कुल भी सेल्फ डाउट मत करना। तुम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो तुम्हें इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत लेट फॉर्म फिल करते हैं, बहुत लेट पता चलता है उन्हें इस एग्ज़ाम के बारे में, तो उनसे तुम ऑलरेडी आगे हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बस लास्ट डे तक लगे रहना। ठीक है। अपनी हिम्मत खुद बनना है और तुम कर सकते हो और तुम करोगे। ठीक है। तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा? बस अब लगा देना जितनी जान बची है। लास्ट टाइम तक गिव अप नहीं करना, हार नहीं मानना। तुम ऑलरेडी आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर चुके हो, बस थोड़े से दिन की बात है और तुम लास्ट बाउंड्री तक भी पहुंच जाओगे। ठीक है। तो बस लगे रहो। सबसे पहले हम करने वाले बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हार्ट ऑफ फिश हैविंग हाउ मैनी चैम्बर्स। फिश के कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट में? 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, 1 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। तो देखो, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कॉकरोच के कितने चैम्बर्स होते हैं।
तो कॉकरोच के आई होप आपको पता होगा, कॉकरोच के टोटल 13 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, ठीक है, और मैक्सिमम चैम्बर्स इसी के होते हैं। क्वेश्चन में किसी तरह से भी पूछा जाए तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमन के कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट में? 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स में कितने होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं, बट इसका एक्सेप्शन है एक, दैट इज़ क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल के कितने होते हैं? इसमें भी 4 होते हैं ह्यूमन की तरह, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे किसका पूछा गया? फिश का। तो फिश का एक वेंट्रिकल होती है, एक ही एट्रिया होता है, तो ये 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 24 आवर्स मीन्स डाययूरल रिदम ऑफ आवर बॉडी। हार्ट की 24 रिदम के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? मेलेनिन, मेलेटोनिन, थायरोक्सिन या? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेलेटोनिन। जो मेलेनिन पिगमेंट है, ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूँ तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी स्किन कलर के लिए, ठीक है। स्किन पिगमेंटेशन के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, देन इट्स मेलेनिन, ठीक है। अब मेलेटोनिन और मेलेनिन दोनों हॉर्मोन्स को कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है, ये मुझे आप कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेंसिलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 स्पीशीज वेयर। इसका देखो मैंने पहले भी आपसे बोली थी, इस पे क्वेश्चन आता ही है। सारी जितनी भी ये है ना कौन सी पैरासिटिज्म, जितनी भी इंटरेक्शंस एनसीईआरटी में गिवन है, सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी है ये पहले भी बता चुकी हूँ, बट एक बार फिर से बता रही हूँ मैं, सुन लेना ध्यान से अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो। और अगर आती है तो जैसे ही मैं नेम ऑफ इंटरेक्शन बोलूँगी आपको बताना है, ठीक है। मतलब खुद से ही मन में सोचनी है सारी। सबसे पहले आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों का फ़ायदा, मीन्स प्लस साइन से हम डिनोट करते हैं। ये स्पीशीज़ ए है, हम ए मान लेते हैं ये वाली, और ये बी, ठीक है, जिसमें दोनों का फ़ायदा उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट कौन सी होती है? कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है, ठीक है, तो ये कंपटीशन। नेक्स्ट प्रीडेशन और पैरासिटिज्म, ये दोनों सेम होती हैं, दोनों पी वाली सेम होती है। इसमें एक का फ़ायदा होता है, एक का नुकसान होता है, एक का फ़ायदा एक का नुकसान, ठीक है। नेक्स्ट 2 बच गई, कौन कौन सी? कमेंशलिज्म और अमेंशलिज्म। इन्हें थोड़ा सा यूँ लिख रही हूँ मैं, ठीक है। कमेंशलिज्म में क्या होता है? एक का फ़ायदा और एक पर कोई इफेक्ट नहीं, उसे हम 0 से दिखाते हैं, ठीक है। ये किस में होता है? कमेंशलिज्म में। और अमेंशलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो वो किस में होता है? एक का नुकसान और एक पे कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। ये सारी आपको याद होनी चाहिए सबको, और विद एग्जाम्पल्स। जो एनसीईआरटी में इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो सबको याद होने चाहिए, एक शीट पे लिख लेना, पक्का क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। तो अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा वो देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है अमेंशलिज्म का। तो अमेंशलिज्म में क्या होता है? एक स्पीशीज को नुकसान होता है और एक अनअफेक्टेड होती है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज इज। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है इस चीज़ को? IUCN। IUCN की फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, लिख लेना, पता होनी चाहिए सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लांट रेगुलेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ शूट। शूट की इलोंगेशन मीन्स लेंथ इंक्रीज करने के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लांट में 5 हार्मोन होते हैं, कौन कौन से? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, ABA नाम से भी दिख सकता है आपको, और कौन सा बच गया? थाइलिन, ठीक है। ये 5 हार्मोन्स है, सबके फंक्शन आपको पता होने चाहिए। हमसे पूछा है स्टेम की इलोंगेशन किसका फंक्शन होता है? तो इलोंगेशन मेनली किसका है? ऑक्सिन का, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। साइटोकाइनिन का क्या काम होता है? सेल डिवीजन। सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन, ठीक है। और बाकी सारे हार्मोन्स के फंक्शन याद होने चाहिए आपको, नहीं याद है तो आज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन।
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में कॉमन होता है? तो देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में कॉमन होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, सिर्फ प्लांट्स में, एनिमल्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, या सिंगल सेल्ड एनिमल भी हो सकता है, प्लांट और एनिमल किन में, जिनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, प्रोजेनी बनेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती। वेरिएशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन एब्सेंट होती है। इसमें जो क्लोन्स बनते हैं, वो जो प्रोजेनी बनेगी वो क्लोन्स में बनेगी, मीन्स एग्जैक्ट कॉपी होंगी पेरेंट्स की, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड। जो ऑप्शंस आर स्टेम, एडवेंटिशियस रूट, राइजोम या टैप रूट। तो देखो जो स्वीट पोटैटो है वो किसकी क्या होता है? स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट। इसमें मैंने एक क्वेश्चन और करवाया था, आपको पहले याद होगा, आई होप, उसमें भी मैंने बताया था स्वीट पोटैटो के बारे में, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए पोटैटो किसका एग्जाम्पल है, तो पोटैटो किसका होता है? स्टेम का, ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम। तो ये याद रख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के डार्विन के नाम से हम इनमें से किसे जानते हैं? थॉमस हंट मॉर्गन, अर्नस्ट मेयर, ग्रीगोर जॉर्ज मेंडल या फिर लेमार्क। तो देखो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी, अर्नस्ट मेयर को। देखो जो थॉमस हंट मॉर्गन है इसे हम जानते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ जाए हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, देन इट्स थॉमस हंट मॉर्गन। और अगर इसके अलावा सिंपल ये पूछा जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं, तो वो जॉर्ज मेंडल है, ठीक है। ये है सिंपल जेनेटिक्स का फादर। और मॉडर्न जेनेटिक्स आ जाए तो थॉमस हंट मॉर्गन। उसके अलावा मॉर्गन ने और क्या किया था? ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया था। इसका आपको ये पता होना चाहिए इसने ड्रोसोफिला ही सिलेक्ट क्यों की थी, और मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया था। तो उसके कुछ कॉमन फीचर्स है, लाइक इनका लाइफ स्पैन कम होता है, और ड्रोसोफिला में मेल एंड फीमेल को डिफ्रेंशिएट करना ईजीली होता है, ठीक है। और ईजीली से उसमें हम ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे वो पता होने चाहिए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक और रीजन ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट बाय मेंडल ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको कैरेक्टरिस्टिक दोनों की पता होनी चाहिए, पी प्लांट की भी और ड्रोसोफिला की भी, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्यों सिलेक्ट की थी, ठीक है। अगर ये लैमार्क से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसने इवोल्यूशन पे थ्योरीज दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MOET फुल फॉर्म बतानी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि दी ये तो डिलीटेड चैप्टर में से क्वेश्चन है, तो क्या डिलीटेड हमें करना है? तो मैं यही कहूँगी कि देखो PGIMS रोहतक वाले नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, नर्सिंग पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम में डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज तुम जो सिलेबस है उसे कर लो पहले, ठीक है। अगर तुम्हारा वही सिलेबस नहीं हुआ है और तुम डिलीटेड पहले कर रहे हो, क्या पता आपकी बार ना दें क्वेश्चन, बाकी एक दो क्वेश्चन आ जाता है डिलीटेड से भी, ठीक है। ये एक दो क्वेश्चन तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस भी दिखेगा, जो सिलेबस में ही नहीं है, NCERT में ही नहीं है, तो उस चीज़ से मत घबराओ। जो चीज़ सिलेबस की है सबसे पहले उससे प्रायोरिटी पे रखो, वो अगर तुम कर चुके हो तो डिलीटेड कहूँगी मैं कर लेना, ठीक है। बाकी सिलेबस में इन्होंने दिया नहीं अब की बार भी, और ये हमारे टाइम पे आया था क्वेश्चन MOET वाला, ठीक है। ऑप्शन क्या है? म्यूटेटेड ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मल्टीपल ओवम एम्ब्रियो ट्रांसफर, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, म्यूटेटेड ओवम अम्बिलिकल ट्रांसफर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होती है MOET की फुल फॉर्म? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ऑप्शन सी, ठीक है। किसके अंदर होता है? काऊ के अंदर 6 से 8 एग फर्टिलाइज किए जाते हैं, ठीक है, निकाले जाते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड फ्रॉम विच फंगस। कौन सी फंगस से पेनिसिलिन डिस्कवर हुई थी? पेनिसिलिन नोटेटम, ये तो सबको ही पता होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसकी डिस्कवरी करी किसने थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी ये मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है, ये मुझे आपसे चाहिए आंसर।
तो अपने बायो के क्वेश्चंस हो चुके हैं, बायो के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस, ठीक है। साथ साथ आई होप आप अपना एनालिसिस भी कर रहे होगे। कॉपी पेन लेके बैठा करो, खुद सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं और खुद का एनालाइज भी करना है कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत। हर गलत क्वेश्चन के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर सही क्वेश्चन के लिए आपको +1 मार्क्स देने हैं, ठीक है। टोटल 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं मुझे कमेंट्स में उसका आंसर भी चाहिए, ठीक है। और जो गलतियां हो रही है वो ध्यान भी देनी है, गलती हो किस वजह से रही है, कॉन्सेप्ट नहीं पता, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो रही है, ऑप्शन नहीं ध्यान से पढ़ रहे हो, या क्या कमी रह रही है, ठीक है। तो साथ साथ एनालाइज किया करो खुद को। नेक्स्ट देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का है हमारे पास, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर। इन एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में ओजोन लेयर होती है, ठीक है। ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। इसके लिए ना आपको सारी लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट हो रही है। तो मैं आपको ये चीज़ दिखा देती हूँ, लर्न कर लेना आप, अगर नहीं पता तो नोट डाउन भी कर लेना। तो ये सीरीज आप अरे याद रख लेना। देखो सबसे पहले ये अर्थ है, अर्थ के जस्ट ऊपर कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर, कहाँ तक, अप टू 20 किलोमीटर। देन 20 किलोमीटर के बाद शुरू होती है 20 to 50 स्ट्रेटोस्फेयर, और जो ओजोन लेयर होती है वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद आता है मीजोस्फेयर जो अप टू 85 किलोमीटर्स होती है, जिसमें ये मेटोर्स वगैरह होते हैं। और उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर अप टू 690 किलोमीटर, जिसमें सैटेलाइट्स आती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सैटेलाइट्स कौन से उसमें आएगी, तो सैटेलाइट्स आती है थर्मोस्फेयर में। अगर पूछ लिया जाए स्पेसशिप्स किस में आती हैं, तो वो जाती है एक्सोस्फेयर में, ठीक है। ये होता है अप टू 1000 किलोमीटर्स। ये याद हो तो रख लेना, नहीं तो ये चीज़ें याद रख लेना। फर्स्ट ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, उसके बाद सैटेलाइट्स कहाँ होती है और स्पेसशिप्स कहाँ होती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अब पता चल गया होगा आपको, ओजोन लेयर किस में आती है, हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेयर इन विच सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था हमारा, अभी बताया था सैटेलाइट्स थर्मोस्फेयर में होती है, बट यहाँ पे इसका थर्मोस्फेयर नहीं है ऑप्शन में, तो क्या करेक्ट करेंगे, जो उससे ऊपर है एक्सोस्फेयर, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द प्रेशर। प्रेशर बताना है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट, देखो फोर्स की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 100 न्यूटन, और एरिया कितना गिवन है 0.5, तो बस वैल्यू पुट करनी है फोर्स पर यूनिट एरिया की, ठीक है। क्या आ जाएगा अपना आंसर यहाँ पे, ये डेसिमल हटा देना पहले, तो फिर 200, ठीक है, 200 पास्कल आ जाएगा। ये जीरो हटाने का 20 आएगा ये तो कट के, और ये डेसिमल हटाने की जीरो लग जाएगी, ठीक है। तो 200 पास्कल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन आई कैन सेंस। जो ह्यूमन आई है वो क्या सेंस कर सकते हैं, स्मॉल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, लार्ज रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, कैन नॉट डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो देखो ह्यूमन जो आई है वो आपने देखा होगा कि बहुत सारी रेज जो देखी हमने पढ़ी होंगी, विजिबल रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ह्यूमन आई सिर्फ विजिबल रेंज को सेंस करती है, ठीक है। तो विजिबल रेंज एक लिमिट में होती है, कहाँ से कितने होती है उसकी वैल्यू, 700 नैनोमीटर से कहाँ तक, 400 से 700, ये रेंज होती है इसकी, ठीक है। अब ये तो हम इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए अपना, कुछ स्मॉल रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की जिसे वो सेंस कर सकती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। इसने बोला पैरेलल कम्बिनेशन है, तो उसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू लार्जेस्ट रेजिस्टर, स्मॉलेस्ट, या लेस देन द स्मॉलेस्ट और ग्रेटर देन द लार्जेस्ट।
तो देखो इसको ना एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। ये हमने एक रजिस्टर ले लिया, ये दूसरा, दोनों किसमें है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इसकी वैल्यू R1 है, ये मान लो 4 ओम ले लिया, R2 की वैल्यू ले ली 2 ओम, ठीक है। 2 रजिस्टर ले लिया हमने और आगे ये सर्किट में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। एक ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, जो पैरेलल सीरीज होती हैं उसके अंदर क्या सेम होता है, V सेम होती है, V की वैल्यू सेम होती है। वहीं अगर मैं बात करूँ सीरीज़ की, तो सीरीज़ में क्या सेम होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम मान लेते हैं इस सर्किट को ध्यान में रख के हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आपको ये चीज़ रटनी ना पड़े, ठीक है। देखो हमने जो स्मॉल रेजिस्टेंस ली थी वो थी 2 ओम की, और एक लिया था 4 ओम का। तो 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल के अंदर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 के इक्वल। इतना क्लियर है सभी को। R1 R2 की वैल्यू हमने क्या लिया है, 1/2 प्लस 1/4 रख देंगे यहाँ पे। वैल्यू क्या आ गया ये हमारा, तो इसकी यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 4 और 2 + 1, ठीक है। तो ये आ गया अपना 3/4। ये किसकी वैल्यू आई है, 1/R इक्विवेलेंट की आई है, और हमें निकालना क्या है, R इक्विवेलेंट। तो ये इसको पलट देंगे, 4/3 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब 4/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1.3 कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, ओम, 1.3 ओम। तो अब हमने रजिस्टर कौन कौन से लिए थे, 2 ओम का और 4 ओम का, और जो हमारा आंसर आया है इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करने पे क्या आया है, 1.3, ठीक है। इट मीन्स ये रजिस्टर से स्मॉल है इसकी वैल्यू। तो अब देखते ऑप्शन क्या क्या दिए थे क्वेश्चन में। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी अपना करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा है जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऑप्शन नोट ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन कौन कौन से, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एंगुलर वेलोसिटी। तो जब भी आपने इन्हें लिखा हुआ देखा होगा तो उसके ऊपर अगर आपको एरो का निशान दिखता है इट मीन्स वो वेक्टर है, अदरवाइज स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और मैंने आपको 20 क्वांटिटीज़ भी बताई है कि उनको याद कर लो, वो सब है लिस्ट में वेक्टर, उन्हें छोड़ के बाकी सब स्केलर है, ठीक है। आई होप आपने वो भी देखी होगी वीडियो। तो टॉर्क जो है, टॉर्क को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखा होगा आपने, उसके ऊपर ये एरो का निशान होता है, इट मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, एल से, और ऊपर वेक्टर का निशान होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से लिखते हैं, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी को वी से। इसके साथ और क्या चीज़ पता होनी चाहिए आपको, इन सब के फॉर्मूले पता होने चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F क्रॉस R, फोर्स क्रॉस डिस्टेंस, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम जो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्रॉस R डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज आई क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mr², ये स्केलर क्वांटिटी है इनमें से। नेक्स्ट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इन क्रॉस R, R क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ टॉर्क की तो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स क्रॉस डिस्टेंस। और एंगुलर मोमेंटम क्रॉस आर, आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस r डिस्टेंस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये स्केलर है, बाकी सब क्या है, वेक्टर। And here we are going to start chemistry. Let's see the first question. In this question, what he is saying, 1 mole of an ideal gas occupies a volume in liter at 273 Kelvin and 1 atm pressure is। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल कितने दे रखे हैं, 1 है ना, और टेम्परेचर हमें दे रखा है 273 केल्विन, राइट, और प्रेशर हमें दे रखा है 1 atm। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो सारी की सारी कंडीशन है, ये तीनों, ये कौन सी कंडीशन है, एसटीपी की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इस पे जो हमारी वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, 22.4 लीटर। एंड हेंस फ्रॉम हेयर वी कैन क्लियरली सी
और आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बाकी अब अगर आपको याद नहीं है तो सिंपली आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, PV इक्वल्स टू nRT, राइट, क्योंकि R तो हमारा कांस्टेंट है और ये जो इक्वेशन है ये तभी लग सकती है जब हमें क्या दे रखा हो, आइडियल गैस दे रखा हो, तो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। बाकी आपको याद होना चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज़ है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ 5 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो ये सिंपली आपको देख के पता चल जाना चाहिए क्या आएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एज ये क्या कहता है कि जब भी कोई दो एलिमेंट मिलकर, यहाँ पर कौन मिलेंगे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना, जब भी कोई भी दो एलिमेंट मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड, तो जो एक एलिमेंट होता है जो दूसरे के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन होता है, उसके मासेस की जो रेशो होती है वो सिंपल होल नंबर रेशो होती है। देखो यहाँ पर अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर क्या होगा, NO और N2O को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन है उसके डिफरेंट मासेस ऑक्सीजन के फिक्स्ड मासेस के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। लाइक अगर हम इसमें देखें, नाइट्रोजन का मास कितना है 14 और यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन का मास कितना है 28, राइट। और अगर हम इन दोनों के मासेस की रेशो देखें तो 14/28 विच इज़ 1:2, तो ये हमारी सिंपल होल नंबर रेशो है ना। तो यहाँ पर सिंपली मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा, ऑक्सीजन का फिक्स मास नाइट्रोजन के डिफरेंट मासेस के साथ कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, और जो एलिमेंट है जिसके डिफरेंट मासेस है उनके मासेस की जो रेशो होगी वो सिंपल होल नंबर रेशो होगी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बता ही रखी है, ईंट पर नाच, ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की थी रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेम द एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक बट इज प्लेस्ड इन द पी ब्लॉक। तो इसका सिंपली आंसर आप देखते ही बता सकते हो, ऑप्शन नंबर बी हीलियम। कैसे, देखो हमारा जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, राइट। तो इसकी जो फर्स्ट सेल में हम पहले बीच में क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस, इसके फर्स्ट सेल में हमारे पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यही वैलेंस सेल है इसकी, तो वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और जिसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में आता है, राइट। क्योंकि जितने भी एलिमेंट हमारे सेकंड ग्रुप के हैं, ठीक है, उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और सेकंड जो ग्रुप है हमारा वो एस ब्लॉक के अंदर आता है। बट व्हेन यू विल सी हीलियम इट इज एन इनर्ट गैस, राइट, ये इनर्ट है और इसका डुप्लेट भी कंप्लीट है। जो इसकी वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हमने इसको इनर्ट गैसेस वाले ग्रुप में डाल रखा है, मीन्स ग्रुप नंबर 18। और ग्रुप नंबर 18 हमारा कौन से ब्लॉक का ग्रुप है, पी ब्लॉक का, राइट। ये हमारा कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। और हमने जो हीलियम है उसे यहाँ पर ऊपर रख रखा है ना, पूरा लिख तो हमने अलग से बॉक्स बना के रख रखा है हीलियम को, नीचे हमारा यहाँ पे नियोन आता है, और जो हीलियम है हमने उसे अलग से बॉक्स बना के लिख रखा है, बट लिख हमने उसे पी ब्लॉक में ही रखा है। तो यहाँ पर हमारा जो हीलियम है जो एलिमेंट एस ब्लॉक का है, एज उसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बट एज इट इज एन इनर्ट गैस एंड इट्स डुप्लेट इज कंप्लीट, सो हम इसे क्या करते हैं, पी ब्लॉक में रखते हैं। ओके, क्योंकि So I hope this is clear to you. Let's see the next question. अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स अलोंग विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज डैश एलिमेंट्स। तो देखो एस और पी ब्लॉक के जो हमारे एलिमेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है ना। और जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और जो हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे एस और पी के पूछ रखे तो वो हमारे क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट हैपन्स टू मेटेलिक नेचर एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ग्रुप्स। तो देखो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं
तो जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट, एज जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो इंक्रीज होते जाते हैं और नंबर ऑफ सेल हमारी सेम रहती है। तो इसके इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को कोई निकालेगा तो वो जाने नहीं देगा। और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटल ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर उसी का होता है जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना। मेटल्स तो जाने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए जाता है। यहाँ पर जो हमारा मेटेलिक नेचर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 ग्राम ऑफ O2 हैज़ द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो इन। तो देखो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास इज 8 ग्राम बाय मोलर मास हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा हमारे पास 32, एंड इट विल बी 1/4। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लें, मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये होता है हमारा नंबर ऑफ मोल, इट मीन्स 1/4 इंटू में एवोगैड्रो नंबर Na, ठीक है। बट ये तो हमारे मॉलिक्यूल्स आए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे हमारे पास, देखो सबसे पहले मॉलिक्यूल 1/4 इंटू में Na, इनटू में हम क्या कहते हैं, जितने ऑक्सीजन आपको दे रखे हैं, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं हमें 2, तो मल्टीप्लाई विद 2। तो यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आए वो कितने आए, Na/2, एवोगैड्रो नंबर बाई 2। अब यहाँ पर देख लो किस किस से मैच करेगा। आई थिंक यहाँ पे ना नोट पूछ रखा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट लिखना स्किप कर दिया। हैज़ नॉट द सेम, हैज़ यहाँ पे लगा लो, हैज़ नॉट द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि जैसा मुझे ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे एक ही ऐसा लग रहा है जिसके मैच नहीं होंगे। बाकी चेक कर लेते हैं एक बार नोट है या नहीं। सो अगर हम ऑप्शन नंबर ए में देखें तो क्या है, नंबर ऑफ मोल हमारे यहाँ पे कितने होंगे, गिवन मास 11 बाय मोलर मास हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44। तो यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आए वो 1/4 आए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे हमारे पास 1/4 इंटू में एवोगैड्रो नंबर। और जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम निकालने। तो नंबर आपको ये देखना है ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं, यहाँ पे हमें 2 ऑक्सीजन दे रखे हैं, कई 3 लिख दो, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑक्सीजन चेक करना है। तो 1/4 इंटू में Na इंटू में कितना आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ से 2 2 4, तो इसके कितने आ गए हमारे Na/2। तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। बाकी इसके बाद हम 14 ग्राम ऑफ CO भी चेक कर लेते हैं। तो देखो अगर हम इसको चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना दे रखा है, गिवन मास है हमारा 14 ग्राम, राइट, और हमारा जो CO का मोलर मास होगा वो कितना होगा हमारे पास 28। तो ये हमारा आ गया 1/2। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे हमारा, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, और नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, इनटू में ऑक्सीजन के नंबर हमारे पास 1 है, तो ये भी हमारा 1/2 Na हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 32 ग्राम ऑफ SO2। तो 32 गिवन मास हो जाएगा, मोलर मास हमारे पास SO2 का 64। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए Na के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ एटम आ गए Na, विच इज़ नॉट सेम। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। And now you can see next question, which is saying which of the following method of expressing concentration is independent of temperature। तो देखो independent of temperature कौन सी concentration होती है जिसमें वॉल्यूम ना हो, ठीक है, वॉल्यूम नहीं होनी चाहिए उसके फॉर्मूले में। लाइक अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, हम मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल्स, है ना, एंड नंबर टोटल मोल्स, राइट, यही होता है। तो यहाँ वॉल्यूम कहीं आती नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। तो आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बट अगर हम इनकी भी बात करें तो मोलैरिटी हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम आ गई, तो ये नहीं आएगा। सिमिलरली अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इसमें भी वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस तो हमारा वैसे ही नहीं हो सकता है। तो सिंपली यहाँ पर हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर नॉट करेक्ट फॉर द फिजिकल क्वांटिटी। तो कौन सी यूनिट सही नहीं है। एसेलरेशन की अगर हम देखें तो सही दे रखी है ना, एज एसेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, सॉरी वेलोसिटी है ना, और वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्स बाई टी, इंटू में हमारा एक टी पहले है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, मीटर, और टाइम है तो बाई में सेकेंड का स्केयर, तो ये सही है। प्रेशर हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स हमारे पास क्या होता है, मास इंटू में एसेलरेशन, मास की होती है किलोग्राम और एसेलरेशन की होती है हमारी मीटर पर सेकेंड स्केयर, राइट, और जो एरिया हमारा उसकी कितनी होती है, मीटर का स्केयर। टोटली हमारे पास कितनी हो गई, किलोग्राम मीटर की -1 सेकंड की -2, बट हेयर इट इज़ गिवन रॉन्ग, राइट, सो ये हमारा गलत हो गया। सो नॉट पूछ रखा है तो आंसर ए तो नहीं आएगा, बी आएगा, ठीक है। और अगर हम सी को देखें तो यहाँ पर हमसे पावर पूछ रखी है। पावर हमारे पास क्या होती है, वर्क डन बाय टाइम, है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क की होती है हमारे पास जूल पर सेकंड आ जाएगा, बट हमें यहाँ पर भी जूल सेकंड दे दी, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर ना किसी एक ऑप्शन में मैंने लिखते हुए गलती कर दी होगी, तो आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के हमारा फ्रीक्वेंसी होता क्या है, 1/t, राइट, तो इसका सेकंड इनवर्स ही आएगा, ये सही है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं आएगा। सो हमारा ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन इज सेम एज दैट ऑफ। तो देखो कार्बन का मास होता है हमारे पास 12 और उसका 1/12 हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, राइट, तो यहाँ पर बी तो हमारा सही है। और अगर हम ए की बात करें तो हमारा N2 का मास कितना हो जाएगा, 28, और उसका 1/28 कितना हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट हो गया हमारे पास, तो ये भी सही है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें हम तो ऑक्सीजन का मास होता है हमारे पास 16/8, ये हमारे पास हो जाएगा 2 यूनिट, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ, ओके।